गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के अंदर लेने जा रहे हैं परमाणु भार। जो हमने लास्ट टॉपिक लिया था उसके आगे एक वर्ड जोड़ दिया, औसत परमाणु भार। देखो क्या होता है औसत परमाणु भार निकालना। मतलब ये होता है ना कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, एक वर्ड आएगा इसके अंदर समस्थानिक। समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक क्या होता है कि प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व हैं, जिसके भी परमाणु हैं, उन परमाणु में अधिकांश ऐसे परमाणु पाए जाते हैं जिनके अंदर समस्थानिक उपस्थित होते हैं या जिनके खुद के समस्थानिक होते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है ना। वैसे कार्बन के भी होते हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब बात आती है कि साहब ये समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक, क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, भार जो होता है उनका अलग अलग होता है, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस समस्थानिक को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये जो परिभाषा बनती है औसत परमाणु भार किसे कहते हैं, तो उसके लिए देखो क्या लिखा है इसमें कि अनेक तत्व ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? समस्थानिक पाए जाते हैं। और उनकी उपस्थिति और प्रतिशत उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, मतलब उनकी प्रकृति के अंदर कितनी उपस्थिति है, कितने प्रतिशत मात्रा में ये पाए जाते हैं, उनके आधार पर, देखो उनके आधार पर या उसको ध्यान में रखकर औसत परमाणु भार या द्रव्यमान निकाला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसका जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो कार्बन को मैंने अभी बताया कि कार्बन जो होता है, कार्बन के 3 समस्थानिक है। देखो आप, अब जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसका, इधर ये एग्जाम्पल किसका है? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब ये कार्बन के 3 समस्थानिक है। ठीक है, तो तीनों का जो परमाणु भार होगा, जो द्रव्यमान होगा, उसका औसत निकाल के जब इसका मान ज्ञात किया तब इसका जो परमाणु भार आता है, औसत परमाणु भार, वो निकलता है इसके अंदर। वो ध्यान में रखना है आपको, वो आएगा 12.0। नॉर्मली कार्बन का कितना लेते हैं अपन? 12 लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहां दिया है 12.011, ये म्यू के रूप में दिया गया है। ये कार्बन का क्या है? औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार, ऐसे तीनों ले लिए, तीनों का भार ले लिया और फिर उसका औसत निकाला तो ये मान प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा जनरली आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जो औसत परमाणु भार है ये किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो है, देखो नाम, आणविक द्रव्यमान। अब ये 3 नाम है, तीनों एक ही चीज है। अपन जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, अभी अपना चैप्टर काफी कुछ हो चुका है, तो जब अपन ये मूलत द्रव्यमान लिखते हैं या अणुभार लिखते हैं या आणविक द्रव्यमान लिखते हैं, तो सब चीजें क्या होती है? एक ही होती है। ये कैसे ज्ञात किया जाता है, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालना है या अणुभार कैसे निकालना है या मूलत द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है ना, आपको एक कोई यौगिक दे देंगे और उस यौगिक के अंदर जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उन सब परमाणुओं का भार आपको ध्यान में होना चाहिए, सबसे पहली चीज। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, परमाणु का भार ज्ञात होने के साथ साथ उसमें यह देखना है कि उस यौगिक के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी। उन संख्याओं को ध्यान में रख के उसका उससे गुणा करके फिर सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमें यह मान प्राप्त होता है। कैसे होता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं। वैसे एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, देखो एग्जाम्पल से पहले आपको मैं कुछ तत्वों के भार बता देता हूं, वो याद रखने। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भार होता है 1। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन का अपन कितना लेते हैं? 12। ठीक है, कार्बन के बाद ले लो आप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7, तो 14 ले लिया। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होगा? 18। फिर हम लेते हैं
सोडियम, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सोडियम का होता है 23, ये अपवाद आ गया क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो 11 दो 22 होना चाहिए, लेकिन 22 के स्थान पर ये उससे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब निकाला गया तो इसका 23 मान आया। ठीक है, उसके बाद अपन लेते हैं सल्फर, परमाणु क्रमांक 16 है, तो 16 दो कितने हो गए 32 हो गए, ये 32, और एक क्लोरीन का ध्यान रखिएगा 35.5, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो 17 दू 34 होने चाहिए, लेकिन उसका मान कितना होता है 35.5। ये आपको नॉर्मली मैंने आपको बताए मान ध्यान रखने। एक और ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कितना होता है 40, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो 20 के हिसाब से 40 दे दिया। ठीक है, चलो अब हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको काफी कुछ उदाहरण करवाता हूं, उन उदाहरणों को देखते हुए आप कोई भी निकाल सकते हो बाहर। अब जैसे मैं सिंपल से सिंपल एग्जांपल लेता हूं, H2O, क्या है ये जल। आपको कहा कि जल का आणविक द्रव्यमान या अणुभार या मोलर द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो आप देखो परिभाषा, किसी भी एक अणु या यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के भार या द्रव्यमान को उसकी परमाणु संख्या से गुणा कर योग करना है। अब देखो हाइड्रोजन, तो हम लिखते क्या है भार इंटू संख्या, संख्या किसकी परमाणुओं की, परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन का भार 1 इंटू हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है 2, ये हाइड्रोजन का काम हो गया, प्लस ऑक्सीजन का भार कितना है 16, ऑक्सीजन इसमें कितने उपस्थित है एक ही है, इंटू 8। अब देखो आप क्या आ रहा है 2 प्लस 16, दोनों को जोड़ा कितना आया 18, ये इसका आंसर आ गया। आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या अणुभार कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने का तरीका ये होगा कि आपको जो सूत्र दिया हुआ है उस सूत्र के अंदर उसमें परमाणु जो आ रहे हैं उन परमाणुओं का भार प्लस उनकी संख्या, इनको गुणा करो, फिर अब कितने भी हैं उन सबको आगे से आगे जोड़ते जाओ, जोड़ने पर ये मान अपन को क्या प्राप्त होता है आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर दो इसका, फिर अपन आगे एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब देखिए आप, अब अपन ले रहे हैं आगे कुछ उदाहरण, इन उदाहरणों को ध्यान में रखना है, ये अणुभार के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं जो अपने जनरली यौगिक काम में लिए जाते हैं, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, तो उसके एग्जाम्पल। पहला हमने जल का ले लिया, अब मैं आपको इधर ये नाम लिख देता हूं, हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। ठीक है, सोडियम के बाद दिया था सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम। ये 1, इसका 12, इसके 14, इसका 16, इसका 23, इसका कितना था 32, 35.5 और ये 40। ये जनरली ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं एग्जांपल लेता हूं दूसरा, सबसे सिंपल एग्जांपल HCl, तीसरा H2SO4, चौथा HNO3। पहले तो सारे एसिड ले लिए अपन, ठीक है, फिर पांचवा, अब पांचवा अपन लेते हैं जैसे NaOH, क्षार आ गया। छठा अपन लेंगे यहां पर NaCl,
और सातवां जैसे अपन लेते हैं इसमें CH4, आठवां लेता हूं मैं C2H5OH। ये क्या है? एथेनॉल। ये मेथेन। ठीक है, 8 हो गए। फिर आगे और एग्जांपल लेंगे। अब HCl देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है? 1। हाँ, तो 1 बाहर आ गया। हाइड्रोजन की संख्या एक ही है ना, तो 1 प्लस क्लोरीन का कितना है? देखो आप 35.5, ये 35.5। क्लोरीन की संख्या कितनी है इसमें? एक ही है। अब आप इनको जोड़ो तो 1 प्लस 35.5 कितना आया? 36.5। ये आंसर आ गया किसका? HCl का बाहर आ गया। ठीक है, अब H2SO4, ये ध्यान रखना है ज्यादा। हाइड्रोजन कितने? 2, तो हाइड्रोजन का भार इंटू परमाणु की संख्या प्लस सल्फर कितना है? 1। सल्फर का भार कितना है? 32, संख्या 1 प्लस। अब आगे ध्यान रखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 है भार, और ऑक्सीजन देखो यहाँ O4 लिखा हुआ है। O4 का मतलब इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो क्या लिखेंगे? 16 इंटू 4। ठीक है, अब देखो आप 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 कितने हुए? 64, 16 चौक 64। अब आप जोड़िए इसको, देखो आप ये कितने हो गए? 34, 32 और 2 34, 34 ही हो गए, और 64 ये, तो कितना हो जाएगा? 34। देखो 4 2 6 2 8, आगे कितना आ जाएगा? 9। ये आएगा 98। इसका मान हो गया, बस ऐसे निकालना है। इसका देखिए HNO3 है। अभी नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। ठीक है, अब HNO3 का निकाल सकते हो आप। चलो एक मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन 1 इंटू 1 प्लस, अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भार 14 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितने होते हैं? 16, तो 16 इंटू 3, तो 1 प्लस 14 प्लस 16 तिया 48, 48 है, तो 48 और 15 कितने हो गए? 48 और 10 58, और 5 कितना आ जाएगा? 53। ये इसका आंसर। ठीक है ना। ये इस प्रकार से हम, कोई भी आपको यौगिक दिया गया है तो उस यौगिक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान या मोलक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, तो ये मैंने आपको ये 4-5 उदाहरण, ये 4 ये उदाहरण हो गए। अब मैं इसमें से आपको एक ये बता रहा हूं, ये आप खुद करोगे सेल, ये आपको खुद करना है। ये क्या है? नमक, सोडियम क्लोराइड, ये सेल, इसको मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है ना। चलिए देखो आप, अब इसको लेना है तो इसमें कार्बन आ रहे हैं 2, तो देखो आप कैसे निकालते हैं। कार्बन परमाणु भार कितना है? 12, तो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का भार 1। ठीक है, अब हाइड्रोजन की संख्या यूं लो, इधर कितने हैं? 5, और इधर कितना है? 1। 5 और 1 कितने हो गए? 6, तो ये 6 हो गए प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, कितना है ऑक्सीजन? 1। अब देखो आप 12 2 24 प्लस 6 प्लस 16 कितने हो गए? 30, 30 और 10 40, और 6 कितने हो गए? 46। ये इसका हमारा है। ठीक है, तो ये एथेनॉल हो गया।
और भी उदाहरण लेना चाहो तो इसका एक उदाहरण है, ये कैल्शियम वाला मैं करवा देता हूं। चलो देखो आप, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब मैं सीधा ले रहा हूं इसको। कैल्शियम कितना है? 40, ठीक है, ये 40 कैल्शियम की संख्या एक ही है, प्लस कार्बन एक, कार्बन का कितना है? 12, प्लस ऑक्सीजन 3 है लेकिन एक का कितना है? 16, तो 16 इंटू 3 करो आप, 16 तिया 48, ये 48। अब कितना हुआ देखो आप, 48 और 12 होते हैं 60, 60 के साथ में 40 जोड़ दो तो कितना आया? 100। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है अनुपात? 100 होता है, ठीक है। तो देखो ये कितने हुए? 9। और 10वां एग्जाम्पल आपको खुद करना है, मैं दे रहा हूं C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। इसका आपको खुद द्रव्यमान निकालना, ठीक है ना। तो आज का जो ये अपना टॉपिक है, कि मैंने ये शॉर्ट में लिया है, मतलब कोशिश की है आपको एग्जाम्पल बता दिए किस तरीके से निकालना है। तो निकालने के लिए ये मान आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप इन सबको नोट करना। और एक चीज और कह रहा हूँ कि जो भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ खुद करने के लिए बिल्कुल ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।